देखिए अपन इसमें कार्य ऊर्जा प्रमेय और उस पर जो आधारित एग्जाम्पल जो था 6.6 तक के अपन एग्जाम्पल सोल्व कर लिए थे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे वो है स्थिर ऊर्जा की अभिधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन स्थिर ऊर्जा की अभिधारणा से पहले इसमें एक शब्द बार बार काम आएगा, वो है संरक्षी और असंरक्षी बल। तो पहले अपन इन परिभाषाओं को क्लियर कर लें कि संरक्षी और असंरक्षी बल है क्या, उसके बाद फिर अपन स्थिर ऊर्जा की अभिधारणा को पढ़ेंगे। वैसे ये टॉपिक अपनी बुक में दे रखा है, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नाम से जो टॉपिक है उसके अंतर्गत इन तीनों परिभाषाओं को दिया हुआ है, संरक्षी और असंरक्षी बल की परिभाषाओं को। तो देखिए अब अपन पहले इसमें जानते हैं संरक्षी व असंरक्षी बल। संरक्षी व असंरक्षी बल। संरक्षी व असंरक्षी बल यानी अपन कह सकते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। संरक्षी व असंरक्षी बल। संरक्षी वे असंरक्षी बल यानी कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो देखो तीन डेफिनेशंस हैं, तीनों ही डेफिनेशंस अपन इसकी देंगे। देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे डेफिनेशन फर्स्ट। पहली डेफिनेशन क्या कहती है, कोई चलायमान वस्तु की प्रारंभिक अवस्था पर लौटने पर, कोई चलायमान वस्तु की प्रारंभिक अवस्था पर लौटने पर अगर गतिज ऊर्जा वही रहे, उसमें कोई चेंज नहीं आए, तो बल कैसा होगा, संरक्षी बल होगा। फर्स्ट डेफिनेशन ये है। तो देखिए नंबर फर्स्ट, कोई चलायमान या गतिमान कह दें, कोई चलायमान वस्तु की प्रारंभिक अवस्था, कोई चलायमान वस्तु की प्रारंभिक अवस्था, कोई चलायमान वस्तु की प्रारंभिक अवस्था पर लौटने पर, प्रारंभिक अवस्था पर लौटने पर, कोई चलायमान वस्तु की प्रारंभिक अवस्था पर लौटने पर अगर गतिज ऊर्जा वही रहे, लौटने पर अगर गतिज ऊर्जा वही रहे तो वस्तु पर लग रहा बल संरक्षी है। लौटने पर अगर गतिज ऊर्जा वही रहे तो वस्तु पर लग रहा बल कैसा है, संरक्षी है। कोई चलायमान वस्तु की प्रारंभिक अवस्था पर लौटने पर अगर गतिज ऊर्जा वही रहे तो वस्तु पर लग रहा बल कैसा होगा, संरक्षी है। अगर गतिज ऊर्जा बदल जाए, अगर गतिज ऊर्जा बदल जाए यानी उसके मान में किस तरह कोई परिवर्तन आ जाए, तो असंरक्षी बल है। तो असंरक्षी बल है। ये लो भाई, ये फर्स्ट डेफिनेशन अपने दे दिए। अब अपन बात करेंगे डेफिनेशन नंबर सेकंड की। डेफिनेशन नंबर सेकंड देखिए, फर्स्ट डेफिनेशन अपनी क्लियर हो गई। सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है, यदि बंद पथ में किया गया कार्य शून्य हो,
यदि बंद पथ में किया गया कार्य शून्य हो, यदि बंद पथ में किया गया कार्य शून्य हो तो वस्तु पर लग रहा बल शून्य हो, तो वस्तु पर लग रहा बल कैसा होगा? संरक्षी। तो वस्तु पर लग रहा बल संरक्षी है। लग रहा बल संरक्षी है। यदि बंद पथ में क्या कार्य शून्य हो रहा हो उस बल के लिए, तो वस्तु पर लग रहा बल कैसा है? संरक्षी है। और यदि कार्य शून्य न हो तो असंरक्षी बल है। इसी में साथ साथ लिख दें, यदि कार्य शून्य न हो, यदि कार्य शून्य न हो तो बल कैसा होगा? असंरक्षी। यदि कार्य शून्य न हो तो बल कैसा है? असंरक्षी। ये देखो भाई, तीन अपने दो डेफिनेशंस आ गई हैं। तीसरी और लास्ट डेफिनेशन और ले लें। डेफिनेशन नंबर 3। तीसरी डेफिनेशन ये कह रही है, अगर कार्य पथ पर निर्भर कर रहा है, यदि कार्य पथ पर निर्भर करता है तब तो असंरक्षी बल होगा, और अगर कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है तो बल कैसा होगा? संरक्षी होगा। नंबर 3 और लास्ट डेफिनेशन, तीनों डेफिनेशन अपनी बुक में है, एनसीईआरटी के अंदर। तीनों को अपन ने अपनी लैंग्वेज में इसको सरल रूप में लिखने का प्रयास कर रहे हैं। डेफिनेशन नंबर 3 मैंने भी बताई, यदि कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है तो वस्तु पर लग रहा बल कैसा है? संरक्षी है। यदि कार्य पथ पर निर्भर नहीं कर रहा है, यदि कार्य पथ पर निर्भर नहीं कर रहा है या नहीं करता है, यदि कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, चलो इसको ऐसा लिख देते हैं, यदि कार्य पथ पर निर्भर यदि कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, यदि कार्य पथ पर निर्भर नहीं कर रहा है या नहीं करता है तो वस्तु पर लग रहा बल लग रहा बल कैसा है? संरक्षी है। यदि कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है तो वस्तु पर लग रहा बल संरक्षी है, तथा कार्य पथ पर निर्भर करता है तथा कार्य पथ पर निर्भर करता है तो वस्तु पर लग रहा बल कैसा है? असंरक्षी है। ये लो, ये अपने तीनों डेफिनेशन दे दिए हैं। अब इसे अपन एक सिंपल एग्जांपल से समझें। देखो, जैसे मान लिया यहाँ ये इस बिंदु से, किसी एक बिंदु से, चलो यहाँ इस पॉइंट पर, या यूँ कह सकते हैं ए से मुझे किसी सी पॉइंट के ऊपर जाना था। अब इसको देखो, ऐसे, एक तो ऐसे जाया जा सकता है, ऐसे और ऐसे, एक ऐसे पथ से जाया जा सकता है। ये तीन मैंने पथ बना दिए हैं। अगर मैं तीन पथ की बात कर रहा हूँ, पथ नंबर 1, पथ नंबर 2 और ये पथ नंबर 3, अगर तीनों ही पथ के लिए
किया गया कार्य बराबर है, यानी कि देखो W1 W2 W3, तो बल कैसा है भाई, संरक्षी बल है, क्योंकि कार्य पथ पर निर्भर नहीं कर रहा है। और अगर निर्भर करता, पथ पर निर्भर करता, तो कार्य बल ये कैसा होता, फिर बल इसमें असंरक्षी हो जाता। अब एक चीज और देखें अपन इसी में, देखो जैसे मान लिया कि A B और ये मुझे C पर जाना है। अगर मान लिया कि इस तरह से दिया हुआ है, ये तो है 3 और ये है 4, और यहां अपन को इस तरह से जाना है, सपोज करो कहां पर, C के ऊपर। अब देखिएगा भाई, अगर मैं कार्य WAC की बात करूं, यानी A से C तक जाने में कार्य कितना होगा, तो देखो WAB, A से B तक, और WBC, A से B तक कार्य कितना है, 3 मात्रक लिख देता हूं इसे मैं, और 4 मात्रक, कोई भी यूनिट हो। तो देखिए ऐसी स्थिति के अंदर 3 और 4 कितना आ रहा है, 7 जूल। 3 + 4 = ये हो गया है मेरे पास 7 जूल। ये लो भाई 7 जूल हो गया कार्य। अगर ये मान लिया कि यहां से यहां तक का कार्य तो है, ये तो है भाई मेरे पास 3 जूल, और ये है मेरे पास कितना, 4 जूल। तो अगर ये पूछा जाए कि भाई कार्य कितना है कुल, तो देखिए भाई शायद अक्सर हो सकता है इसमें कट रहा हो, तो मैं इसे थोड़ा ऊपर लिख देता हूं भाई, इसको मैं यहां के बजाय यहां थोड़ा ऊपर कर देता हूं। ये लो भाई, अगर अक्सर इसके आपका अगर कटता है तो इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं, ताकि आपके लिए चीज क्या हो, क्लियर रहे। देखो भाई यहां अपन ने तीनों डेफिनेशन दे ली है। अब इसके आगे के पॉइंट को मैं ऐसे करता हूं, इसमें ऊपर लिख देता हूं, क्योंकि नीचे फिर अक्सर आपके कट रहे हैं। देखिए भाई तीनों डेफिनेशन आप नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एज इट ऐसे नोट कर लें आप। अब देखिए मैं आगे इसको कुछ एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं। तीनों डेफिनेशंस अपन ने संरक्षी और असंरक्षी जो बल हैं उनकी अपन ने इसमें दे ली है। देखिएगा अगर मैं इस तरह से, देखो वापस से बता दूं, यहां मुझे किसी एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट से किसी पॉइंट यहां पर जाना है। इसके 3 पथ हैं, एक पथ ये रहा, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 ऐसे। अगर 3 रास्तों से जा रहे हैं अपन, 1 2 और 3, तो देखिए अगर तीनों के लिए वर्क सेम आ रहा है, W1 W2 और W3, तो इसका मतलब जो बल है वो कैसा है, संरक्षी बल है। ये आपके लिए कैसा बल बन गया है भाई, संरक्षी बल बन गया है। अब देखिएगा अगर मान लो एक एग्जांपल और ले लें अपन सिंपल सा, ये A है, B है और ये पॉइंट C है। अगर मान लिया A से B तक के लिए कार्य है 3 जूल और ये है 4 जूल, तो देखिएगा भाई WAC की अगर मैं वैल्यू निकाल रहा हूं A से C तक के लिए, तो ये क्या होगा, WAB प्लस WBC, WAB प्लस WBC। तो देखिए कार्य कितना निकाला जाएगा भाई, 7 जूल आ गया, क्योंकि A से B तक तो 3 जूल प्लस 4 जूल = ये कितना आ गया है भाई, 7 जूल आ गया। अगर ऐसा है तो कार्य प्रारंभिक व अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर नहीं, ध्यान रखना। इसके अकॉर्डिंग तो 7 जूल आ रहा है कार्य, लेकिन एक्चुअली कार्य कितना है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु ये रहा, अंतिम बिंदु ये रहा, तो विस्थापन तो कितना होगा इसका, 5 ही होगा भाई। ये तो कितना होगा, 5 जूल आना चाहिए।
तो ध्यान रहे ये आंसर अपने लिए क्या होगा, गलत हो जाएगा, अपने कह सकते हैं, क्योंकि कार्य प्रारंभिक व अंतिम बिंदु पर क्या करता है, निर्भर करता है, पथ पर नहीं। तो मैं इसे लिखूंगा कार्य प्रारंभिक व अंतिम बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है, पथ पर नहीं। क्योंकि कार्य क्या होगा, वही सेम तीनों पथों के लिए, चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, तीनों के लिए समान होना चाहिए संरक्षी बल के लिए। जबकि यहाँ कितना आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग 7 आना चाहिए, जो कि गलत कितना आएगा, 5 जूल आएगा। तो यहाँ अपन ने देखो संरक्षी और असंरक्षी बल का जो जनरल कॉन्सेप्ट था वो अपन ने जान लिया है। अब अपन बात करेंगे स्थिर ऊर्जा की, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। किसी वस्तु की स्थिति या विन्यास के कारण, या किसी निकाय भी कह सकते हैं, किसी निकाय के विन्यास या उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वही ऊर्जा उसकी क्या कहलाती है, स्थिर ऊर्जा कहलाती है। अब इसको अपन थोड़ा सा समझते हैं। देखो अब देखिएगा, नेक्स्ट जो टॉपिक अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्थिर ऊर्जा की अभिधारणा। स्थितिज ऊर्जा की अभिधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखो भाई, स्थिर ऊर्जा संबंधी कुछ पॉइंट है जिनको कि अपन इस टॉपिक के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। कौन कौन से पॉइंट है और क्या क्या है, तो देखो सबसे पहले तो अपन इसमें परिभाषा दें स्थिर ऊर्जा की, कि स्थिर ऊर्जा होती क्या है। क्या कहा मैंने, बल क्षेत्र में स्थित वस्तु की स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा होती है वही उसकी क्या कहलाती है, स्थिर ऊर्जा कहलाती है। जैसे गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा स्थिति में परिवर्तन के कारण होती है, स्प्रिंग की जो स्थिर ऊर्जा होती है वो उसके विन्यास के कारण होती है। तो यहां अपन इन दोनों ही ऊर्जाओं का डिस्कस जरूर करेंगे। तो देखिएगा भाई, अब अपन यहां अगर बात करें तो अपन परिभाषा कैसे लिख सकते हैं, कह सकते हैं बल क्षेत्र में स्थित वस्तु, बल क्षेत्र में स्थित वस्तु, बल क्षेत्र में स्थित वस्तु अथवा निकाय में वस्तु बल क्षेत्र में स्थित वस्तु अथवा निकाय में उसके विन्यास या स्थिति के कारण, निकाय में उसके विन्यास या स्थिति के कारण, बल क्षेत्र में स्थित वस्तु अथवा निकाय में उसके विन्यास या स्थिति के कारण संचित ऊर्जा या निहित ऊर्जा भी कह सकते हैं, के कारण संचित ऊर्जा के कारण जो संचित ऊर्जा है उस वस्तु अथवा निकाय की स्थिर ऊर्जा कहलाती है। संचित ऊर्जा उस वस्तु अथवा निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ये तो अपन ने इसकी सिंपल एक डेफिनेशन दे दी। उस वस्तु अथवा निकाय की क्या कहलाती है, स्थिर ऊर्जा कहलाती है। अब इसके संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की अपन चर्चा करें। पहला मैं कह सकता हूं केवल संरक्षी बल में होती है स्थिर ऊर्जा।
केवल संरक्षित बल क्षेत्र के अंदर अपन इस ऊर्जा को लेते हैं, तो एक एक पॉइंट को अपन एक एक बिंदु को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। यानी क्या कह सकता हूं, केवल संरक्षित बल में होती है, केवल संरक्षित बल में होती है। ये लो, केवल संरक्षित बल में होती है। एक अपन क्या कह सकते हैं, सापेक्ष राशि है, अर्थात इसको किसी निर्देश तंत्र से नापते हैं। सापेक्ष राशि है अर्थात किसी निर्देश तंत्र से मापते हैं। और ध्यान रखना, निर्देश तंत्र के सापेक्ष तो क्या होगा, शून्य, जहां पर अपन चुनाव करेंगे जिस तंत्र का सापेक्ष राशि है अर्थात किसी निर्देश तंत्र से इसे क्या करते हैं, मापते हैं। सापेक्ष तल पर इसकी ऊर्जा सदैव क्या होती है, शून्य होती है, जहां से अपन माप रहे हैं। यही मैंने कहा अभी सापेक्ष तल पर स्थितिज ऊर्जा सदैव शून्य होती है। सापेक्ष तल पर इसकी ऊर्जा सदैव क्या होती है, शून्य होती है। फिर अपन बात कर सकते हैं कि यह धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, ऋणात्मक, ये धनात्मक, क्या कह सकता हूं, ऋणात्मक, वे शून्य हो सकती है। अगर आकर्षण बल है यानी कि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, तो वहां इसकी ऊर्जा कैसी होगी, ऋणात्मक। और अगर प्रतिकर्षण का निकाय है जैसे कि प्रोटॉन प्रोटॉन, तो वहां कैसी होगी, धनात्मक। तो मैंने क्या कहा, ये धनात्मक, ऋणात्मक, वे शून्य हो सकती है। संरक्षित बल क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो देखो भाई, संरक्षित बल क्षेत्र में, संरक्षित बल क्षेत्र के अंदर गतिज ऊर्जा, जिसे मैं काइनेटिक एनर्जी कह रहा हूं, कि इसे अपन रिप्रेजेंट किया, मैं यहां से कैसे दर्शाऊंगा, पोटेंशियल एनर्जी यानी इसी ऊर्जा, जिसे मैं केवल पीई की जगह में इसे यू से शो कर सकता हूं। तो संरक्षित बल क्षेत्र में गतिज ऊर्जा और इसी ऊर्जा का योग क्या रहता है, नियत रहता है। यही यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है, जिसको अपन नेक्स्ट पॉइंट के रूप में डिस्कस करेंगे। यहां तो केवल अपन लिख दें कि संरक्षित बल क्षेत्र के अंदर सदैव क्या होती है, K प्लस यू इजिकल टू क्या है, कांस्टेंट होता है। यानी कि गतिज ऊर्जा और इसी ऊर्जा का योग क्या होता है, शून्य होता है। किसमें, संरक्षित बल क्षेत्र में। अब इससे आगे के पॉइंट को अपन अब अच्छे से समझेंगे, क्योंकि वो अपने लिए न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आप नोट कीजिए, किसी संरक्षित बल क्षेत्र में K का मतलब है गतिज ऊर्जा है, और कैपिटल U का मतलब क्या है, स्थिर ऊर्जा है। देखिए भी मैंने क्या कहा है, किसी भी संरक्षित बल क्षेत्र में गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, स्थिर ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का योग क्या रहता है, नियत रहता है। एक ऊर्जा बढ़ेगी दूसरी घटेगी, एक घटेगी दूसरी बढ़ेगी, यानी कुल यांत्रिक ऊर्जा का मान क्या रहता है, नियत रहता है। K प्लस यू इज इक्वल टू क्या रहता है, इसमें कांस्टेंट रहता है। अब देखिएगा, अगर ऐसा है, अगर मैं इसे परिवर्तन के रूप में लेना चाहूं तो मैं इसे यूं कह सकता हूं, डेल्टा K प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। भाई कांस्टेंट का तो अवकलन या कह सकते हैं परिवर्तन क्या है, 0 है।
यानी कि मैं इसे यूं भी कह सकता हूं फिर तो भाई डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस क्या हो गया है डेल्टा यू। अगर ऐसा है तो अब आप गौर कीजिएगा, डेल्टा के यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार, कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किसके तुल्य था, किए गए कार्य के, यानी कि W इज इक्वल टू डेल्टा के। तो एक ही इक्वेशन अपने पास अच्छी सी बन सकती है, तो यूं कह सकते हैं कि किया गया कार्य W इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा में परिवर्तन इज इक्वल टू ये डेल्टा यू। ये लो, ये इक्वेशन ध्यान रखनी है आपको, महत्वपूर्ण इक्वेशन है। किया गया कार्य गति ऊर्जा में वृद्धि के बराबर, गति ऊर्जा में वृद्धि होगी तो इस ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी। यानी कि ये इक्वेशन में ले लिए। अगर इसको मैं शामिल करता हूं तो देखिएगा भाई W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। अब देखिए मैं इसको अगर अवकलन रूप में लेना चाहूं तो मैं इसे इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। देखो कैसे, W का मीन्स क्या है F वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, R से ले लूँ S से लूँ और माइनस डी यू। इससे ऊर्जा ऋणात्मक राशि है, यानी कि मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई है F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन में डी आर वेक्टर। ये लो, ये जो इक्वेशन मेरे पास आ गई है, ये इक्वेशन क्या कह रही है कि बल जो है वो स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के बराबर है। यही कह सकते हैं अतः स्थितिज ऊर्जा का स्थिति के साथ जो परिवर्तन है, परिवर्तन की जो दर है, उसका संख्यात्मक जो मान है वो बल के क्या होता है, बराबर होता है। तो आप कह सकते हैं अतः स्थितिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा का स्थिति के साथ परिवर्तन की दर, अतः इस ऊर्जा का स्थिति के साथ, अतः स्थितिज ऊर्जा का स्थिति के साथ परिवर्तन की दर के साथ परिवर्तन की दर, अतः इस ऊर्जा का स्थिति के साथ परिवर्तन की दर का संख्यात्मक मान, परिवर्तन की दर का संख्यात्मक मान किसके बराबर है भाई, बल के बराबर होता है, F के। संख्यात्मक बल के बराबर होता है। ये लो, ये अपने पास पॉइंट यहाँ क्लियर हो गया है। अतः स्थितिज ऊर्जा का स्थिति के साथ परिवर्तन की दर का संख्यात्मक मान बल के क्या होता है, बराबर होता है। या यूं कह सकते हैं युवे आर से, यानी कि यूं कह सकते हैं बल जो है स्थितिज ऊर्जा की क्या है, ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होता है। अब इससे आगे के कॉन्सेप्ट को अपन यहाँ ले लेते हैं इस साइड में। ये तो अपन ने देख लिया है। और जो ये बल होता है, मैंने क्या कहा, संख्यात्मक मान इसके बल के क्या है, बराबर है। अगर ये इस बल के बराबर अपन इसे कह दिया है तो इस बल की जो दिशा होती है वो होती है उच्च स्थितिज ऊर्जा से, यानी कि हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की ओर होती है। तो मैं कह सकता हूं इसकी दिशा, हाई पोटेंशियल एनर्जी से, इसकी दिशा हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी, इसकी दिशा हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि उच्च स्थितिज ऊर्जा से निम्न स्थितिज ऊर्जा की ओर होती है। इसी में एक तथ्य और मेरे पास निकल के आता है, वो ये निकल के आता है, अगर मैं F और R में, ये सॉरी U और R में अगर ग्राफ खींचता हूं तो उस ग्राफ की जो ढाल है वो किसको दर्शाएगी, बल को दर्शाएगी। तो मैं कह सकता हूं U वे R से बने, R यहां पर स्थिति है, U वे R से बने, U वे R से बने वक्र की ढाल
से बने वक्र की ढाल, या इसे आप कह सकते हैं प्रवणता। UAR से बने वक्र की ढाल यानी कि प्रवणता का ऋणात्मक मान, प्रवणता का ऋणात्मक मान बल के बराबर होता है, बल के बराबर होता है। अब देखिएगा ये जो मेरे पास D/dr आया है, ये है क्या, देखो इसको अपन क्या क्या कह सकते हैं। यहां D/dr ये तो पूर्ण अवकलन है, इसे मैं कह सकता हूं किस किस रूप से, इसे मैं कह सकता हूं ग्रेडियंट भी, यानी कि इसे ही मैं कह दूंगा क्या, प्रवणता। और इसे मैं आंशिक अवकलज के रूप में अगर लिखना चाहूं तो मैं इसे लिख सकता हूं डेल आई कैप अपॉन में डेल एक्स प्लस डेल जे कैप अपॉन में डेल वाई डेल के कैप अपॉन में डेल जेड। इस रूप में भी इसे लिखा सकता है, एक्स वाई जेड तीनों अक्षों के रूप में भी मैं इसे शो कर सकता हूं। और इसे ही कह सकते हैं अपन, ये लो डेल संकारक, यूं कह सकते हैं डेल सदिश संकारक अपन कह सकते हैं। तो ध्यान रखना मैंने क्या क्या कह दिया है यहां, इसलिए एफ वेक्टर इज इक्वल टू, देखिएगा माइनस का साइन तो मेरे साथ है, ये D/dr यानी कि ऋणात्मक u। एक तो इक्वेशन ये बन गई है एफ के लिए, एक इक्वेशन ये बन जाएगी माइनस ये लो ग्रेडियंट कह दो या प्रवणता, यानी कि स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता ही किसके बराबर होती है, बल के। क्या कहा मैंने, स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता ही किसके इक्वल है, बल के इक्वल है। अब देखिए फिर से आगे और लिख दूं मैं इसे, यहां तक तो मैंने इसे लिख दिया है। अब मैं इसे क्या कह सकता हूं, ये देखो डेल, चलो ये वाला डेल लिया है तो यही शो कर देंगे, डेल एक्स प्लस डेल जे कैफ ये लो, इस तरह से भी इसे लिखा जा सकता है। और अगर ऐसे लिख सकते हैं तो मैं इसे यूं भी कह सकता हूं माइनस ये लो, यहां ये क्या बताया मैंने, डेल सदिश संकारक, यानी इस रूप में अपन इस ऊर्जा को क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिएगा फाइनली मैं इसे और कैसे ले सकता हूं, मेरे पास ये आया है एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस DU/में dr वेक्टर। तो इसका मतलब अगर मेरे को बल दिया हुआ हो और मुझे इससे ऊर्जा ज्ञात करनी हो तो मैं इसे यूं ले सकता हूं, U इज इक्वल टू, ये समाकलन कर दीजिए एफ वेक्टर डॉट dr वेक्टर। सबसे अधिक काम आने वाला फॉर्मूला डेरिवेशन करने के लिए, यहां इस रूप में भी, इसके बाद भी मैंने यहां लिख दिया है, ये लो, इससे मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि अगर u लेना हो तो देखो u इज इक्वल टू, मैं इसे यूं ले सकता हूं, चलो एक स्टेप इसकी बढ़ा देता हूं मैं इसे कह सकता हूं ऐसा, माइनस DU इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट dr वेक्टर, या DU इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अगर u फाइंड आउट करना है तो इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये लो, जो लिमिट दे रखी होगी कहां से कहां तक, उस लिमिट को अपन को क्या कर लेना है, इसमें फॉलो अप कर लेना है। यहां ये अपना पॉइंट, इससे ऊर्जा की अभिधारणा अपन ने कंप्लीट कर लिया है, जिसको कि अपन इस रूप में, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। यहां आप देखें ये वाला जो पॉइंट है ये सारे इंपॉर्टेंट है। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, यू से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकता हूँ मैं भाई इसे, कैसे, एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई कैफ डेल U/में डेल एक्स प्लस जे कैफ डेल U/में डेल वाई, यानी कि इसके घटकों के रूप में भी मैं इसे शो कर सकता हूँ। कंपोनेंट्स मतलब एक एक्स वाई जेड अक्ष के रूप में बल को भी मैं ले सकता हूँ। यहाँ अपन ने इस ऊर्जा की अभिधारणा वाला पॉइंट है वो अपन ने लिखा है। देखिए भाई, अब यहाँ अपने पास ये पॉइंट पूरा हो गया। अब अपन इसमें आगे का जो पॉइंट है वो है यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण, उसको अपन अब डिस्कस करेंगे।
लेकिन एक पॉइंट और मैं थोड़ा सा और आपको इसमें एक्सप्लेन कर दूं कि अपन आगे इसे अपन और कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसा और आप इसे लिख सकते हैं। देखो भाई, यहां देखें, यहां आपके पास ये जो इक्वेशन आई है, गौर कीजिएगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल आई कैप अपॉन में डेल एक्स प्लस डेल जे कैप अपॉन में डेल वाई डेल के कैप अपॉन में डेल जेड और ये यू। इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, माइनस आई कैप डेल यू अपॉन में डेल एक्स प्लस जे कैप डेल यू अपॉन में डेल वाई प्लस के कैप डेल यू अपॉन में डेल जेड। अगर ऐसा मैंने अगर इसे लिख दिया है तो देखिएगा भाई, बल को मैं इस तरह से कह सकता हूं, इसलिए एफ एक्स वैक्टर इज इक्वल टू, देखो ध्यान रखना बाहर माइनस का साइन है, इसको ऐसे लिखें आप। अगर बाहर नेगेटिव का साइन है तो इससे आप तीन को अलग अलग नेगेटिव में कर सकते हैं, माइनस 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 ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि माइनस आई कैप डेल यू अपॉन में डेल एक्स माइनस जे कैप डेल यू अपॉन में डेल वाई प्लस, सॉरी प्लस क्या माइनस आएगा, माइनस के कैप डेल यू अपॉन में डेल जेड। या फिर मैं इसे देखो अलग अलग फोर्स, इस यहां केवल एफ फैक्टर ही रहेगा, इसलिए एफ एक्स वैक्टर इज इक्वल टू, तो क्या हो गया, माइनस एक्स डेल यू अपॉन में डेल एक्स। एफ वाई वैक्टर इज इक्वल टू माइनस जे कैप डेल यू अपॉन में डेल वाई एंड एफ जेड वैक्टर इज इक्वल टू माइनस के कैप डेल यू अपॉन में डेल जेड। ये लो भाई, इस तरह के फॉर्मेट में भी अपन इसे लिख सकते हैं। यहां ये अपन ने पॉइंट अपना कंप्लीट कर लिया स्थिर ऊर्जा का। अब स्थिर ऊर्जा की अभिधारणा या कॉन्सेप्ट, और देखो ये भी अपन ने जान लिया है, ये अपने बहुत काम का है। यानी कि आपको किसी भी अगर बल क्षेत्र का मान दिया हुआ है, बल का मान दे रखा है और किसी भी स्थिति में पूछ रहा है, उसकी लिमिट लगा के आप उसका समाकलन कर देंगे, इस फॉर्मूले से अपने पास वो सोल्व हो जाएगा। अब अपन नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। तो देखो, यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण को जानने से पहले ये जान लेंगे यांत्रिक ऊर्जा है क्या। अभी अपन ने डिस्कस किया था कि गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का जो योग है वही क्या है, यांत्रिक ऊर्जा। और संरक्षित बल की उपस्थिति में गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का योग क्या रहता है, नियत रहता है। यही कहलाता है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। देखिएगा, अब अपन जानेंगे यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। तो देखो, यांत्रिक ऊर्जा है क्या, क्या कहा मैंने, निकाय की स्थिर ऊर्जा और निकाय की गतिज ऊर्जा का जो योग होता है उसे ही अपन क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो देखिए भाई, अपन कह दें कि निकाय की स्थितिज ऊर्जा
निकाय की स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा का योग एवं गतिज ऊर्जा का योग, निकाय की स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा का योग निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। निकाय की स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा का योग निकाय की क्या कहलाती है? कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। अब देखिएगा भाई, संरक्षण नियम है क्या? अगर किसी निकाय पर यदि किसी तंत्र अथवा यो कह सकते हैं तंत्र, निकाय अथवा वस्तु पर केवल संरक्षी बल कार्य कर रहा हो और अन्य बल अनुपस्थित हो, केवल संरक्षी बल कार्य कर रहा हो। ध्यान रखना, मैंने संरक्षी या संरक्षी बल के अपन को एग्जाम्पल लिखने का ध्यान नहीं रहा। अपन इस टॉपिक के बाद उनके एग्जाम्पल लिख लेंगे कि जैसे गुरुत्वीय बल है, स्थिर वैद्युत बल है, ये अपने पास इसमें संरक्षी बल है, और घर्षण बल, शान बल ये कैसे हैं? असंरक्षी बल है। चलो इस पॉइंट के बाद लिख लेंगे अपन उन एग्जाम्पलों को। तो पहले अपन लिख लें कि संरक्षी बल की उपस्थिति में जबकि अन्य बल क्या हो? अनुपस्थित हो, तो यांत्रिक ऊर्जा का मान क्या रहता है? नियत रहता है। और यही यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का क्या है? सिद्धांत है, या यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण भी कह दे अपन इसे। तो देखो क्या कह सकते हैं, यदि किसी तंत्र निकाय अथवा वस्तु पर, तंत्र निकाय अथवा वस्तु पर यदि किसी तंत्र निकाय अथवा वस्तु पर केवल संरक्षी बल कार्यरत हो, पर केवल संरक्षी बल कार्यरत हो, किसी तंत्र निकाय अथवा वस्तु पर केवल संरक्षी बल क्या हो? कार्यरत हो, तथा अन्य बलों के द्वारा किया गया कार्य शून्य हो, तथा अन्य बलों के द्वारा किया गया कार्य शून्य हो। यदि किसी तंत्र निकाय अथवा वस्तु पर केवल संरक्षी बल कार्यरत हो तथा अन्य बलों के द्वारा किया गया कार्य शून्य हो, तो निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। तो निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। यही यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। तो निकाय कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या रहती है? संरक्षित रहती है, और यही क्या है? यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का क्या है? सिद्धांत है। अतः यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से गतिज ऊर्जा को मैं कैसे लिख रहा हूं? इस ऊर्जा को U से, और इन दोनों का मान क्या है भाई? नियत है। अब देखो भाई, मैं इसे कैसे लिख सकता हूं?
भाई इसे मैं अगर यूँ लिखना चाहूँ तो देखो भाई के का इनमें परिवर्तन कर लो, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, तो नियत का तो परिवर्तन क्या हो गया, 0। अब फिर देखो भाई डेल्टा के का मीन्स क्या है, के फाइनल माइनस के इनिशियल, और इसी तरह से इसी ऊर्जा में परिवर्तन क्या है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल यानी कि 0। तो देखिए भाई के फाइनल प्लस यू फाइनल इज इक्वल टू के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। देखो आप चीज़ क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही, बिल्कुल ये तथ्य अपने आप ही क्लियर हो गया कि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक स्थिर ऊर्जा का योग, अंतिम गतिज ऊर्जा और अंतिम स्थिर ऊर्जा का योग प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक स्थिर ऊर्जा के योग के क्या है, बराबर आ रहा है। अब यहां अपन ने देख लिया है। अब अपन यहां पर देखो, ये तो अपन ने यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण अपन ने लिख लिया है। अब अपन जो इसमें मिस हो गया था अपन से वो था संरक्षित बल, तो अपन ने पढ़ ली थी तीनों परिभाषाएं, उनके जो एग्जाम्पल है वो और लिख लेते हैं। फिर अपन पढ़ेंगे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण जो सिद्धांत है इस पर आधारित जो एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल अपनी बुक में दे रखा है, ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु के लिए यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत अपन को क्या करना है, सिद्ध करना है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 11वीं के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो किस क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु के लिए प्रत्येक बिंदु पर कुल यांत्रिक ऊर्जा का मान नियत रहता है। यह क्वेश्चन आता है। तो अब पहले अपन संरक्षी और असंरक्षी बलों के जो एग्जाम्पल्स हैं उन एग्जाम्पल्स को अपन लिख लेते हैं। देखें भी कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो कि संरक्षी और असंरक्षी बलों के हैं। तो देखिए संरक्षी बल व असंरक्षी बल के उदाहरण। संरक्षी बल व असंरक्षी बल के उदाहरण देखिएगा कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखो भाई संरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल कौन कौन से। तो इसमें अपन लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल, प्रत्यानयन बल, अंतराण्विक बल, क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल। देखो अपन ले लेंगे स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल। ये वही संरक्षी बल के उदाहरण ले रहे हैं अपन, संरक्षी बल व असंरक्षी बल के उदाहरण। स्थिर वैद्युत बल अपन परिभाषा तो पढ़ी चुके हैं कि ऐसे बल जिनके अंतर्गत क्या कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है कैसे बल कहलाते हैं, संरक्षी बल, और जिनमें निर्भर करता है असंरक्षी बल। तो स्थिर वैद्युत बल आ गया, गुरुत्वाकर्षण बल आ गया। फिर ले लें अपन इसमें प्रत्यानयन बल, स्प्रिंग के लिए जो काम में आता है, प्रत्यानयन बल, स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, प्रत्यानयन बल। फिर अंतर आणविक बल, अंतराण्विक बल यूं कह सकते हैं अपन, अंतर आणविक, यानी कि अणुओं के बीच में लगने वाला बल। क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल, क्षण चुंबक द्वारा चुंबकीय बल इत्यादि। क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल इत्यादि। स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, प्रत्यानयन बल, अंतराण्विक बल, क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल इत्यादि। ये तो हो गए संरक्षी बल। फिर अपन एग्जाम्पल लिख लेंगे असंरक्षी बल के। असंरक्षी बल, असंरक्षी बल जिनमें किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता हो, जैसे घर्षण बल, श्यान बल,
इसके एग्जाम्पल आएंगे घर्षण बल, श्यान बल, उत्प्लावन बल, बायोनेंसी फोर्स, घर्षण बल, श्यान बल, उत्प्लावन बल, यही कह सकते हैं वायु का प्रतिरोधी बल, एक तरह का श्यान बल है। वायु का प्रतिरोधी बल। इसके अलावा उष्मागतिकी में बल, ये भी इसी के अंदर आएगा भाई, थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी में बल। उष्मागतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्य का उष्मा में और उष्मा का कार्य में रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, जो कि अपन सेकंड जो बुक है अपनी 11th की, उसके अंदर वो चैप्टर पूरा एक चैप्टर है उष्मागतिकी जिसको अपन को पढ़ना है। घर्षण बल, श्यान बल, उत्प्लावन बल, वायु का प्रतिरोधी बल, उष्मागतिकी में बल, इसके अलावा धारावाही तार से उत्पन्न चुंबकीय बल, धारावाही तार से उत्पन्न चुंबकीय बल, धारावाही तार से उत्पन्न चुंबकीय बल। देखो घर्षण बल, श्यान बल, उत्प्लावन बल, वायु का प्रतिरोधी बल, उष्मागतिकी में बल, धारावाही तार से। ध्यान रखना भैया, छड़ चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय जो बल है वो तो कैसा है, संरक्षीय है, लेकिन धारावाही तार से उत्पन्न चुंबकीय बल कैसा है, असंरक्षीय है। ये अपन 12वीं के अंदर आप पढ़ेंगे कि छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को पढ़ेंगे, धारावाही तार का भी पढ़ेंगे, पूरा एक चैप्टर है आपके पास। अब यहां पर एक पॉइंट नोट लगा लिख सकते हैं, लोरेंट्ज जो बल होता है, जिसके बारे में आप 12वीं में पढ़ोगे अच्छे से, कि लोरेंट्ज जो बल होता है वो संरक्षी और असंरक्षी दोनों होता है। तो इसको अपन नोट लगा के लिख लेते हैं इस पॉइंट को, क्यों कह सकते हैं लोरेंट्ज बल, या इसे कह दो आप लोरेंज बल। लोरेंज बल संरक्षी व असंरक्षी दोनों प्रकार का होता है। संरक्षी व असंरक्षी दोनों प्रकार का होता है। ये लो, यहां ये पॉइंट अपन ने पूरा कर लिया जो अपन से मिसिंग हो रहा था। अब इसके बाद अपन करेंगे स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से गिर रही वस्तु के लिए यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को अपन प्रूफ करेंगे, जो कि एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। उसके बाद फिर अपन एग्जाम्पल नंबर 6.7 है, जो कि एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उसको अपन सोल्व करेंगे। ये आप नोट कीजिए, एज इट इज कैसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका।